जय हिंद दोस्तों। दृष्टि कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर सीरीज जिसमें पूरे पिछले एक साल का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं, उसके नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर किया था, उसका एक पॉइंटर हमने कवर किया था। नाउ दिस वीडियो विल कवर अबाउट द समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो इस साल न्यूज़ में रहे थे, द ग्लोबल समिट्स कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली। तो इसको हम शुरू करेंगे और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना है कैसे भी। एंड आई वुड सजेस्ट कि भाई लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम सुन सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक बेहतर रिवीजन इसमें हो पाए। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला न्यूज़ जो आज का है, थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। तो डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग थर्ड मीटिंग हुई थी, इसको एडीजी मिन भी बोलते हैं। विद इंडिया वाज हेल्ड ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन बोरोके आइलैंड। तो भाई कहाँ हुई थी? बुराके आइलैंड, अकलान, फिलीपींस में हुई थी। तो फिलीपींस में हुई थी ये मीटिंग, ये आपको याद रखना है और डेट भी आप याद रख सकते हैं, ये 9 से 10 फरवरी को हुई थी। ठीक है, तो फिलीपींस में हुई थी थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, फिलीपींस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन यहाँ से जो गए थे भारत से, वो थे श्री देवू सिंह चौहान एंड मिस्टर इवान जॉन ई, मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फिलीपींस। दे co-chaired द मीटिंग। आपको ये याद नहीं रखने ऑब्वियसली। थीम जो इसकी थी, इट वाज सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल digital future, synergy towards a sustainable digital future, and the ministers meeting approved the India ASEAN Digital Work Plan 2023। तो जो ये जो वर्क प्लान है, इसमें क्या क्या है? इट इंक्लूड्स द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग इन इमर्जिंग एरियाज। तो किस किस फील्ड में ये कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएंगे? ये बढ़ाएंगे आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इन साइबर सिक्योरिटी, application of IoT and AI in next generation smart city and society 5.0 etc। ठीक है, तो भाई खासकर आईसीटी के ऊपर ये अपना थोड़ा सा मजबूती लाना चाहते हैं। फिलीपींस और फिलीपींस में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी ऑब्वियसली, और भारत से जो गए थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवू सिंह चौहान जी विजिट किए थे। Next is biodiversity beyond national jurisdiction, BBNJ, biodiversity beyond national jurisdiction। 4 मार्च 2023 को ग्लोबल नेगोशिएशन विच कंक्लूडेड ऑन द लैंडमार्क 2023 को जो हुआ था, 4 मार्च 2023 को ग्लोबल नेगोशिएशंस कंक्लूडेड ऑन द लैंडमार्क ट्रीटी ऑफ हाई सीज। तो भाई आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ हाई सीज क्या है। ट्रीटी ऑफ हाई सीज टू प्रोटेक्ट द ओशियन। तो भाई ट्रीटी ऑफ हाई सीज है, वैसे नाम से हम थोड़ा सा इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, बट होता क्या है कभी कभी एग्जाम में ना बहुत सारे या तो सिमिलर ऑप्शन दे दिया, या फिर हमें लगता है कि भाई इतना इजी ऑप्शन कैसे दे दिया, हाई सीज बोल रहे हैं तो ओशन से ही कैसे होगा, फिर हमारा दिमाग लगना शुरू हो जाता है। तो भाई कुछ कुछ जगह ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो है जैसा है उसको वैसा ही वैसा आप दिमाग में चिपका लो। राइट, तो क्या चिपकाना है भाई कि ट्रीटी ऑफ हाई सीज जो है वो ओशियन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को टैकल करने के लिए है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए है, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए भी है। और जो ये नया इंस्ट्रूमेंट है, ये डेवलप किया जा रहा है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अनक्लॉज, द मेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट गवर्निंग ह्यूमन एक्टिविटीज एट सी। ठीक है, तो भाई ये डेवलप किया जा रहा है अनक्लॉज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, और ये अनक्लॉज जो है ये एक मेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समुद्र के एरिया में गवर्न करता है कि आपको कहाँ तक क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, वो सारी जो गवर्नेंस होती है वो अनक्लॉज के द्वारा की जाती है। तो उसी के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। व्हाट इज इट? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ, राइट। अगर इसमें की डेवलपमेंट्स की बात करें तो ये जो नई ट्रीटी है, इट विल अलाउ टू एस्टेब्लिश लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑन द हाई सीज which are also necessary to meet the global commitment of the Kunming-Montreal Global Biodiversity। ठीक, तो ये लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी इस्टेब्लिश करेंगे, और एंड ऑल्सो नेसेसरी, ओके। और जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट के टाइम पे जो कुछ ग्लोबल कमिटमेंट किए गए थे, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ ओशियन बाय 2030। तो इसमें इन्होंने बात की थी कि भाई एटलीस्ट 2030 तक हम 30% ओशियन बचा पाएँ, उसको हमें प्रोटेक्ट करना ही है।
ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो ट्रीटी है इट विल आल्सो रिक्वायर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन हाई सीज बायोडाइवर्सिटी। तो ये हाई सी बायोडाइवर्सिटी पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी असेस करेगा। The High Ambition Coalition on Biodiversity Beyond National Jurisdiction was launched at the One Ocean One Summit in Brest on 11 February 2022. फाइन। तो ये सारी जो चीज़ निकल के आई है यहाँ पे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो पूछी जा सकती है इन वन लाइनर्स आई वुड से, कि ट्रीटी ऑफ हाई सीज जो है वो किससे रिलेटेड है और किस डेवलपमेंट या किस ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है ये डेवलप किसके अंतर्गत हुआ है, तो ये अनक्लॉज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट ईयर इज 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF इंडिया एंड UIC, RPF India and UIC jointly organized the 18 UIC is Union International des Chemins. So it is some French word, but यहाँ तक समझ लो इतना ही कि भाई यूनियन इंटरनेशनल समथिंग समथिंग। सो RPF इंडिया एंड UIC ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है 18th एडिशन ऑफ द UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन जयपुर। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये जयपुर में हुआ है। 20 से 23 फरवरी 2023 को हुआ है। इसकी जो थीम थी वो है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। सो यूआईसी की बात करें तो यूआईसी जो है इट इज़ यूनियन इंटरनेशनल डिस्चैमेंस और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। तो भाई ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1922 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। देखिए मुझे फ्रेंच आती है बिकॉज आई केम टू नो कि ये फ्रेंच है, हालांकि मुझे नहीं पता था इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है ना। सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास आपकी फ्रेंच में ले लीजिए, वो बेहतर होगा, तो आप भी फ्रेंच सीख जाएंगे साथ साथ, है ना। सो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास को हम फ्रेंच में लें। आप इंग्लिश पढ़िएगा, मैं फ्रेंच में पढ़ाऊंगी, देखते हैं कौन कितना कोऑर्डिनेट कर पाता है। राइट। सो यहाँ देखते हैं कि भाई यूआईसी जो है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1922 में ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था और ये वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि रेलवे सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेलवे सेक्टर में क्या होगा भाई, क्या रिसर्चेस, क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, प्रमोशन रेल ट्रांसपोर्ट का कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत बड़ा हादसा रेल से रिलेटेड हुआ था, तो भाई वो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें ना हो, उनको कैसे डेवलप किया जाए, प्रायर प्रोटेक्शंस कैसे दी जाएं, ये सब चीज़ें इनके माध्यम से होती हैं। बाकी अगर हम बात करें भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो ये बना था फेडरल फोर्स एज अ फेडरल फोर्स इन 1957 और ये रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एंड पैसेंजर जोन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रेलवे की प्रॉपर्टी, पैसेंजर आपने देखा होगा अगर आप रेलवे स्टेशन पर ट्रैवल करते हैं, होप सारे ही लोग करते ही हैं। तो कभी कभी कोई किसी का बच्चा छूट गया है या कोई पैसेंजर रह गया है, तो वहाँ पे जो आरपीएफ होती है वो उनकी फटाफट मदद करती है। राइट, किसी का कोई सामान चोरी हो गया है, कहीं से कहीं तक आपको जाना है, तो उस बीच के जो डिस्टेंस में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो देखता है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स देखता है। तो ये जो द पर्सनल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दे सर्व द नेशन एंड गो द एक्स्ट्रा माइल इन देयर लाइन ऑफ ड्यूटी एम्बॉडिंग इन इट्स टैग लाइन। तो इनका जो टैग लाइन है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा ही संकल्प, अ प्रॉमिस टू सर्व। सेवा ही संकल्प है, अ प्रॉमिस टू सर्व। राइट, सो द प्रॉमिस टू सर्व यू, ये इनका एक टैग लाइन है, एंड दे विल गो एनी एक्स्ट्रा माइल टू सर्व यू। So this is about Railway Protection Force. Next is Conference of Global Intelligence Chiefs. India held the second conference of intelligence and security chiefs and top officials from around the world called the Raisina Dialogue Security Dialogue on March 1st, 2023. ठीक है, तो यहाँ पे 26 कंट्रीज से ज़्यादा का पार्टिसिपेशन देखा गया। फोकस जो था वो लार्जली ग्लोबल सिक्योरिटी पर था, जिसमें काउंटर टेररिज्म की बात हुई, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स स्मगलिंग, ये सारे मेजर मुद्दे यहाँ पे उठाए गए थे। मोदी जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इन्होंने कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, विच इज़ मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, the 59th edition of which took place from February 17 to 19, 2023 and Singapore Shangri-La Dialogue। तो भाई Shangri-La Dialogue और म्यूनिक कॉन्फ्रेंस
पे बेस्ड ये राइसीना डायलॉग किया जाता है। कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2022। ऑल्सो द 8th एडिशन ऑफ राइसीना डायलॉग ये हुआ था मार्च 2 से मार्च 4 2023 तक। आई एम सो सॉरी। तो ये मार्च 2 से मार्च 4 2023 तक ये हुआ था। ठीक है। सो राइसीना डायलॉग जो है वो किसके ऊपर है, ये आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज पे टैकल करते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन लीडरशिप मीटिंग। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन एफएमसी, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसमें फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन लीडरशिप में ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये किसका है, ये WEF का है। सीधा पहला क्वेश्चन भाई, फर्स्ट मूवर कोalition जो है वो लीडरशिप मीटिंग वो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, WEF करा रहा है, विच डेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड नीड फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज टू कन्फ्रंट क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबली। ये हुआ है डेवोस स्विट्जरलैंड में। क्या है फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, तो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि फोकस करता है ऑन डीकार्बनाइजिंग 7 सेक्टर्स ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो भाई जो 7 सेक्टर्स हैं हैवी इंडस्ट्रीज के उनको डीकार्बनाइज करने की बात इसने की है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन क्या है, तो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि फोकस कर रहा है कि जो 7 सेक्टर्स हैं हमारे हैवी इंडस्ट्रीज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के, जो कि दैट प्रोड्यूस हार्ड टू अबेट CO2 एमिशन, भाई वो ऐसा CO2 एमिट कर रहे हैं कि जिसको अबेट करना भी मुश्किल है, तो उनको ऑलरेडी डीकार्बनाइज करने की बात की जा रही है। साथ ही बात करें तो जो DPIIT सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन, इन्होंने इंडिया के रोल को हाईलाइट किया है इन डेमोक्रेटाइजिंग द डिजिटल इकोसिस्टम एट CII सेशन एंड एट द बिल्डिंग यूनिकॉर्न्स पैनल। सेक्रेटरी underscored India's push for the Startup 20 S20 okay Startup 20 S20 agenda as the G20 president. So ये जो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन लॉन्च किसने किया है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्च किया है WEF ने, ग्लोबल इनिशिएटिव है, इंडिया ने क्या इसको ज्वाइन किया है, यस इंडिया ने ज्वाइन किया है, पार्टिसिपेट किया है इस फर्स्ट मूवर कोएलिशन लीडरशिप में। एंड किस किस बारे में बात हो रही है, तो भाई ये 7 सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हैवी इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं, उनको डीकार्बनाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं कि व्हाट आर द 7 सेक्टर्स ऑफ फास्ट मूवर कोएलिशन, व्हाट आर द 7 सेक्टर्स ऑफ फास्ट मूवर कोएलिशन। तो भाई थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि कौन से हैवी सेक्टर्स हो सकते हैं, विच कुड बी द हैवी सेक्टर्स जो कि इस जिनको जो ऐसा मतलब CO2 प्रोड्यूस करें जो विच इज़ हार्ड टू अबेट। सो व्हाट आर दोज 7 सेक्टर्स। देखिए अगर बात करें, आप इसको इसमें मेंशन नहीं है आई थिंक, हाँ इसमें मेंशन नहीं है, सो काइंडली गो थ्रू इट। बट जितना मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ जो सेक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं यहाँ पे, वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम सेक्टर, जो 7 सेक्टर्स पे इन्होंने बात की है, जो फोकस किया है, दैट इज एल्यूमिनियम सेक्टर, एविएशन सेक्टर, राइट, देन केमिकल्स सेक्टर, केमिकल्स, देन कंक्रीट, शिपिंग, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 शिपिंग, ओके, देन स्टील एंड ट्रकिंग। ये 7 सेक्टर्स हैं जो जो इतना CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच कुड बी अ हार्ड टू अबेट सेक्टर्स, राइट। तो ये अराउंड अगर हम बात करें तो ये सारे मिला के 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 30%, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन जो है वो इन 7 सेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। इसीलिए फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन में ये 7 सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, एल्यूमिनियम, एविएशन, देन आप अल्फ़ाबेटिकली इसको देख सकते हैं, ऐसे ही मैंने भी याद किया था कि एल्यूमिनियम, एविएशन, देन C फॉर केमिकल्स, कंक्रीट, देन शिपिंग, स्टील, एंड द लास्ट इज ट्रकिंग, राइट। तो ये हम इसमें कर सकते हैं, और देखा जाए तो 30% ग्लोबल एमिशन इनके द्वारा हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और
ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए, एंड इट एंगेजेस द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप द ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री एजेंडाज। तो भाई एजेंडाज इनके कोई बहुत मेजर होते हैं भाई, सारी चीज़ों को ये कवर करते हैं। एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और किसी स्पेशल इंटरेस्ट से टाइड नहीं है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो किसी स्पेशल इंटेंशन से नहीं इसको बनाया गया, सारे ही ओवरऑल फॉरमोस्ट जो एरियाज होते हैं इसको ये कवर करते हैं। So this is about leadership, first movers coalition leadership. Next is about business 20 और B20 इंसेप्शन मीटिंग। तो ये जो हुई थी B20 इंसेप्शन है बिजनेस 20 मीटिंग, तो बिजनेस का जो हब है मेन वो गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात। वहाँ पर इसको किया गया था, और वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर्स सॉरी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जी, और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इंडिया शेरपा फॉर G20 अमिताभ कांत। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपका, इंडिया शेरपा फॉर G20 कौन है, ये अमिताभ कांत है। देन बात करें तो टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एंड अ होस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स, इन्होंने इनॉग्रल मीटिंग अटेंड किया था। तो भाई अगर हम इसके कुछ डेटा देखें तो ऑर्गेनाइज हुआ गांधीनगर में। देन जनवरी 22 से लेकर 24 तक हुआ। B20 की थीम थी, the theme for B20 India is raise. Now this is important, right? This is important. Again, I will say this is very, very important. So raise इसकी theme थी B20 Business 20 की, which stands for responsible, accelerated, innovative, sustainable and equitable business. की हाइलाइट्स की बात करें तो B20 इंडिया जो है वो ऑपरेट करता है थ्रू टास्क फोर्सेस एंड एक्शन काउंसिल्स इन स्ट्रीमलाइनिंग द B20 स्ट्रेटेजिक विजन्स, और उसको पॉलिसी डिलीवरेबल्स में इसको ट्रांसलेट करने की बात की जाती है। B20 जो है ये ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है विद द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2020 में। B20 इज अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट एंगेजमेंट ग्रुप्स इन G20। हर साल क्या होता है कि G20 प्रेसिडेंसी जो है वो एक B20 चेयर अपॉइंट करते हैं, एन एमिनेंट बिजनेस लीडर फ्रॉम द G20 होस्ट कंट्री, जिसको सपोर्ट किया जाता है B20 शेरपा और B20 सेक्रेटेरिएट के द्वारा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट B20। B20 कहाँ हुआ है इम्पॉर्टेंट है, B20 की थीम क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, और B20 आपको पता ही है कि क्या होता है। सो दिस इज अबाउट बिजनेस 20, राइट। Next news here is India hosted the Energy Ministers session of the Voice of Global South Summit। तो इंडिया ने एनर्जी मिनिस्टर्स सेशन जो था इसको होस्ट किया, स्पेशल 2 डे वर्चुअल इवेंट था ये। ऑर्गेनाइज किया गया था G20 प्रेसिडेंसी के पार्ट के तौर पे जनवरी 13, 2023 को। इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 जनवरी को, एंड ये कोलैबोरेट करना चाहते थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड टेक्निकल इश्यूज पर। इसकी थीम की बात करें तो थीम इसकी थी एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी, इसको इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा एंड ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम जनवरी 12-13-2023 को, राइट। सो एनर्जी मिनिस्टर सेशन हुआ था, तो भाई इसमें देख लें कि एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप एस पुरी, इन्होंने एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग को एड्रेस किया। दैट्स इट, ओके। भाई हाईलाइट तो दिए ही नहीं इन्होंने कुछ भी। ओह, चलिए तो ये इसको यहीं तक देखते हैं कि भाई हरदीप एस पुरी जी ने इस मिनिस्टर्स मीटिंग को एड्रेस किया था, और इंडिया ने इसको होस्ट किया था इट एज अ पार्ट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, राइट। नेक्स्ट ईयर इज इंडिया टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ द आसियान एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ओके। तो भाई इंडिया ने इस साल जितने जितने जगहों की लीडरशिप ली है, प्रेसिडेंसी ली है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि अभी इसने ली अप्पू की। हाँ, अप्पू इज नॉट अप्पू घर जो आप बचपन में खेलते थे, नो। अप्पू इज एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ये जनवरी 2023 से इसकी लीडरशिप इंडिया ने लिया है, फॉलोइंग द सक्सेसफुल इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग 13th अप्पू कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक। ठीक है, तो ये जो सेक्रेटरी जनरल होंगे ऑफ द यूएन फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 years, ही विल बी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, बैंकॉक में किया गया, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है। अगस्त सितंबर 2022 को की गई। नए सेक्रेटरी जनरल चुन के आए हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। हाईलाइट्स की बात करें तो इंडिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन is an intergovernmental organization of 32 member countries of Asian Pacific region
And APU is the only restricted union of the Universal Postal Union in the region, which is a specialized agency of UN, right? तो भाई ये मैंने पूरा इसलिए पढ़ दिया कि आपको इसका एक आइडिया लग जाए कि आपको क्या है. आपको इज द ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन, समझ रहे हैं आप? ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी भी है. एंड गोल क्या है इसका? टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव द पोस्टल रिलेशन. तो भाई जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में पोस्टल रिलेशंस को इम्प्रूव करना ये इसका गोल है. एंड टू प्रमोट द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पोस्टल सर्विसेज. और ये पहली बार है कि कोई इंडियन इसको लीड कर रहा है. इज लीडिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द पोस्टल सेक्टर. ओके, so this is about the Asian Pacific Postal Union, APU. Next is India elected as the vice chair of the 12th session of FAO's Intergovernmental Technical Working Group. So recently concluded जो 12th session था आपका ITWG का, Intergovernmental Technical Working Group का, on animal genetic resources at Rome during 18-20 January 2023. So India was elected as the vice chair एंड रिप्रेजेंटेड एशिया एंड पैसिफिक रीजन. तो इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था एशिया और पैसिफिक रीजन को. इसकी की हाइलाइट्स की बात करें तो इन्होंने जो यहाँ पर जो इश्यूज एड्रेस हुए हैं, दे आर रिलेटेड टू review the implementation of the global plan of action for animal genetic resources, then review the status of the domestic animal diversity information system and the preparation of the third report on the state of world animal genetic resources for the agriculture and food. तो भाई ये कुछ चीज़ें एड्रेस हुई थी एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए लेकर, एनिमल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द वर्ल्ड्स एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए. अर्लियर टू ITWG सेशन ग्लोबल नेशनल कोऑर्डिनेटर्स वर्कशॉप ये हुई थी फाओ हेडक्वार्टर में 16 से 17 जनवरी 2023 में. ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगी इसको कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है. आप ये याद रख सकते हैं कहाँ हुआ है, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू जब पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से फिर कम उठाए जाएंगे. ये आपके मेंस लिखने के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स आपको मिल सकते हैं कुछ, बट फॉर मेंस आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. बट ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है, छोड़ना हमको कुछ नहीं है. वी हैव टू कीप ऑल आवरसेल्व्स एट अ सेफ प्लेस. तो छोड़ना नहीं है, बट फिर भी होता है ना, यू शुड एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो आप इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भैया एक एक पॉइंट आप याद कर रहे हो कि क्या क्या क्या. नो, नथिंग. आपको बस देखना है कि भाई ये इंडिया को किसका वाइस चेयरमैन चुना गया है. तो इंडिया को फाओ का जो इंटरगवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है उसका वाइस चेयरमैन चुना गया है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एशिया और पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बाकी बातें क्या हुई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजिक फीचर पे जो है वो बात नहीं हुई. फिर हम बात करें नेक्स्ट, तो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस. तो वर्षिणी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एज अ पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी. तो इस साल जो भी कुछ हो रहा है वो आप याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 90% जो चीज़ें हैं वो G20 पार्टनरशिप के अंतर्गत ही हो रही हैं. एंड मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रेलवे श्रेष्ठी वैष्णव, इन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है एंड द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस भी लॉन्च किया है. ये जो इवेंट था इट वाज ग्रेस्ड बाय श्री अमिताभ कांत हु इज़ द G20 शेरपा. एंड मेती जो नोडल मिनिस्ट्री है G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की, इस ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है अपने बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स में और मिनिस्ट्रियल सेशंस में ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रेसिडेंसीज, राइट. तो ये पूरा जो आपको याद रखना है कि भाई स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन जो है वो किसने लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज NSA मीट विद सेंट्रल एशिया. तो भाई NSA कौन है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत डोवाल जी, राइट, अजीत डोवाल. तो पहला जो फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ये हुआ था 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में. अब कहाँ कहाँ के NSA आए? कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, तजाकिस्तान के और उज्बेकिस्तान के. ठीक है, KKTU. तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कौन सा रह गया इसमें? तुर्कमेनिस्तान. सॉरी, तुर्कमेनिस्तान भी है बट उसको रिप्रेजेंट किया था उसके एम्बेसडर ने, राइट.
तो ये सारे तान इसमें आ गए हैं। एनएसएस सेक्रेटरीज ऑफ सेंट्रल एशिया एग्रीड दैट द ग्रेटर कनेक्टिविटी मस्ट बी गिवन हाई प्रायोरिटी। तो भाई इन्होंने बोला है कि जो कनेक्टिविटी है उसको हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लिंक। साथ ही साथ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार में और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC में टू एड्रेस द कनेक्टिविटी इशू। अशगाबत अग्रीमेंट जो कि फैसिलिटेट करता है द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अमंग द मेंबर्स, ये भी साइन किया गया न्यू दिल्ली के द्वारा, अशगाबत एग्रीमेंट। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने होस्ट किया था द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 27 जनवरी 2022। ठीक है, तो ये जो NSA's मीट थी, इट कोइंसाइडेड विद 30th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो भाई 30 साल हो गए हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शुरू हुए इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में। साथ ही साथ कुछ और ग्रुप्स भी हैं जिनके साथ हमें 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स और कौन से ग्रुप्स हैं जिसके साथ इस साल हम 30 ईयर्स की अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट में, ये कोइंसाइड कर गया था हमारी 30th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट हुई थी इंडिया सेंट्रल एशिया मीट, इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के। फाइन, तो ये पहली हुई है, द वेरी फर्स्ट मीटिंग। तो भाई याद रखना है कि कहाँ हुई है और कब हुई है। फाइन, और कौन कौन से देश के साथ हुई है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी चीज़ें ठीक है, बाकी बातें हैं वो ज़रूरी हैं, बट ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ और कौन से देशों के साथ ये की गई है। Next is fifth, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit। तो भाई BIMSTEC जो है ये एक मल्टीलेटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था विद द एम ऑफ एक्सलरेटिंग शेयर्ड ग्रोथ। तो भाई शेयर्ड ग्रोथ हो और कॉपरेशन हो बिटवीन द लिटरल एंड एडजेसेंट कंट्रीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। लिटरल मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं और जो उनसे लगी हुई जो कंट्रीज होती हैं उनमें एक शेयर्ड ग्रोथ हो, कोई अछूता ना रह जाए डेवलपमेंट से। तो उसको देखने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए ये एक जो इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम रखा गया था बिम्स्टेक। 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक ग्रुपिंग्स फिफ्थ समिट टुक प्लेस वर्चुअली। तो बिम्स्टेक ग्रुप की फिफ्थ समिट जो है वो वर्चुअली उसे होस्ट किया गया श्रीलंका के द्वारा। एंड इसमें जो थीम थी वो थी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। बिम्स्टेक की बात करें तो 7 मेंबर्स ग्रुप है ये। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, ये जो 5 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये जो 5 कंट्रीज हैं ये साउथ एशिया से हैं एंड 2 साउथ ईस्ट एशिया से हैं, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड। म्यांमार एंड थाईलैंड, राइट। सो साउथ एशिया से जो है वो 5 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 7, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, एंड 2 कंट्रीज जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से हैं, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड। एंड ये जो एग्रीमेंट था वो बिम्स्टेक को साइन हुआ था 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन। एंड इट होल्ड्स 21.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो भाई 21.7% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये होल्ड करता है एंड विद अ कंबाइंड GDP ऑफ $, 2.7 ट्रिलियन। तो 2.7 ट्रिलियन का GDP और 21.7 वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये कंबाइन करता है, right? So this is about BIMSTEC summit. The next is first ASEAN India Startup Festival। भी फिर से पहली चीज़ आ गई है, फर्स्ट है, फर्स्ट ASEAN India Startup Festival। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हुआ कहाँ, ये हुआ इंडोनेशिया में, बोगोर में। दिस इज AISF, ASEAN India Startup Festival, right? So it was held in Bogor, Indonesia। इसको होस्ट किया ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation, partnership with Indian Department of Science and Technology through National Research and Innovation Agency of Indonesia and Startup Incubation and Innovation Center IIT कानपुर। सो ASEAN इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि कॉपरेशन को मजबूत बनाएगा, कोलैबोरेट करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में, और इट इज़ बिटवीन द ASEAN मेंबर स्टेट्स एंड इंडिया एज highlighted in the plan of action for ASEAN India partnership for peace, प्रोग्रेस एंड शेयर प्रोस्पेरिटी। ठीक है भाई, तो इंडिया स्टार्टअप जो फेस्टिवल हुआ है ये ऑब्वियसली बात है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा
कि आपस में जो कॉर्पोरेशंस हैं स्टार्टअप्स को लेकर उनको थोड़ा और मजबूत बनाया जा सके, पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सके, इसलिए किया गया है। बट आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पहला है और कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया बोगोर में हुआ है 27 से 30 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट इज G20 समिट 2022। तो रिसेंटली 17th एनुअल समिट ऑफ G20 समिट ये हुई बाली इंडोनेशिया में अंडर द इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी। भाई इन्होंने इतनी सारी बातें कर ली, तो अब ये बात तो करने लायक नहीं रह गई है कि हम इंडिया की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, सॉरी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। बट जस्ट टू रिवाइज, इससे पहले जो थी वो इंडिया के पास, इंडोनेशिया के पास थी अंडर द थीम रिकवर टुगेदर, रिकवरी स्ट्रॉन्गर। Now, India has assumed the charge of G20 presidency and the 18th summit will be held in India in 2023. ठीक है, तो बाली लीडर्स डिक्लेरेशन की बात करें तो कंडेमनिंग रशियन एग्रेशन, तो ये एक ड्राफ्ट यहाँ पे साइन हुआ था डिक्लेरेशन बाय लीडर्स ऑफ G20 कंट्रीज। सेड मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम द वॉर इन यूक्रेन। तो ज़्यादातर मेंबर्स ने जो यूक्रेन वॉर चल रहा था, यूक्रेन में जो वॉर किया गया था उसको कंडेम किया। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे बात हुई है। G20 लीडर्स जो हैं दे प्लेज टू टेक एक्शन टू प्रमोट फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, एंड साथ ही साथ इंडियन गॉट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर 2023। और पहली बार ऐसा हुआ है दैट द कंट्री विल बी होल्डिंग एन इंटरनेशनल समिट ऑफ दिस स्केल, राइट। तो पहली बार जो है हमारी जो कंट्री है वो एक किसी भी तरीके का ऐसा इंटरनेशनल समिट को होल्ड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट G20 समिट 2022 जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, और जो अब कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया को प्रेसिडेंसी इसकी मिल गई है। नेक्स्ट इज 19th आसियान इंडिया समिट। तो 19th आसियान इंडिया समिट जो है ये 30th एनिवर्सरी आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस की, इसको कमेमोरेट करने के लिए किया गया। ये हुआ 12 नवंबर 2022 को नॉमपेन कंबोडिया में, नॉमपेन कंबोडिया, याद रखना है कहाँ हुआ है। एंड ये एलिवेट करेंगे कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल को। जॉइंट स्टेटमेंट प्रपोज एक्सपीडिटिंग द रिव्यू ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट आईटीगा, तो जिससे कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बने, सिंपल बने और ट्रेड फैसिलिटेटिव बने। साथ ही साथ इंडिया और आसियान ने साइन किया है एग्रीमेंट एट द 7th आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट इन बैंकॉक थाईलैंड इन 2009। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2009 में। द एग्रीमेंट विच केम इनटू इफेक्ट इन 2010 इज समटाइम्स रेफर टू एज आसियान ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो। तो भाई कभी कभी इसको आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और पहला आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है वो भी अभी जस्ट हमने देखा कि ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, बोगोर इंडोनेशिया में। तो यही पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट आसियान इंडिया ट्री स्टार्टअप फेस्टिवल जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो भाई वो बोगोर इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आए तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई आसियान के साथ जो हमारे ट्रेडिंग टाइज हैं वो अब स्टार्टअप फेस्टिवल के लेवल तक भी बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। So this is about ASEAN India. Next is GPAI Global Partnership on AI. France outgoing council chair handed over the presidency to India at the third edition of annual GPAI summit, जो कि हुआ टोक्यो जापान में। India assumed the presidency on 21st November 2022 and India was represented on third edition by श्री राजीव चंद्रशेखर। तो 21 नवंबर 2022 को इनसे इंडिया ने प्रेसिडेंसी एज्यूम किया था और इनको रिप्रेजेंट किया गया था इंडिया को ऑन थर्ड एडिशन किसके द्वारा, राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा। जीपीआई एक कांग्रीगेशन है, इसमें 25 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूएस, यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक कोरिया, सिंगापुर। इंडिया इन 2020 ज्वाइन द ग्रुप। तो इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था 2020 में एज अ फाउंडिंग मेंबर। तो भाई जीपीएआई में 25 मेंबर कंट्रीज हैं, सब आपको याद नहीं रखनी है, आपको ये याद रखना है कि हाँ इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया ने इसको 2020 में ज्वाइन किया है, राइट। हाँ, और एक चीज़ आपको जो इसका मेन थीम थी वो तो आपको याद रखनी ही है कि जो आउटगोइंग काउंसिल चेयर है वो इन्होंने हैंड ओवर किया है द प्रेसिडेंसी टू इंडिया, ठीक है। तो ये 2022 में इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई है, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022। ये एपेक्स लेवल ग्लोबल डायलॉग है मैरीटाइम स्ट्रैटेजी पर।
भाई किस पर है ये? इंडिया पैसिफिक है, तो आप समझ जाइए कि मैरीटाइम की बात हो रही है, मैरीटाइम स्ट्रेटजी पर है, जो कि इंडियन नेवी एनुअली इसको करती है। थीम इसकी है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड एम क्या है? टू डील विद द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। की हाइलाइट्स की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। एंड पहला आईपीआरडी जो है वो 2018 में हुआ था। फर्स्ट आईपीआरडी वाज हेल्ड इन 2018 एंड द फोर्थ एडिशन ऑफ डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 23 नवंबर टू 25 नवंबर 2022। ठीक है, तो पहला हुआ था 2018 में, फोर्थ एडिशन देखने को मिला 2022 में। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स 4 कॉन्टिनेंट्स। तो इंडो पैसिफिक में 4 कॉन्टिनेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। So this is about Indo Pacific Regional Dialogue IPRD. Fine. Next is 7th Eastern Economic Forum. Eastern Economic Forum established हुआ था by a decree of President of Russian Federation Vladimir Putin in 2015 to support the economic development of Russia's Far East and expand international cooperation in Asia Pacific region. तो भाई ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था ये 2015 में पुतिन जी के क्या बोलते हैं सानिध्य में स्टार्ट हुआ था। और किस लिए हुआ था? कि जो रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है उसको इकोनॉमिक सपोर्ट मिले और इकोनॉमिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी एक्सपेंड हो इन द एशिया पैसिफिक रीजन। रिसेंटली द फोरम मीट टुक प्लेस। तो अभी रिसेंटली ये हुआ 5 से 8 सितंबर 2022 को व्लादिवोस्टोक में हुआ था, ऑन द फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपस रशिया। तो वहीं पर ही होता है ये। थीम जिसकी थी वो द पाथ टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इसकी थीम थी। एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? कि जो फोरम है इट एम टू प्रमोट द accelerated development of the Far East economy and broaden the international cooperation in the Asia Pacific region। ठीक है, तो भाई जो फार ईस्ट रीजन है रशिया का वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आ जाए, उसको हेल्प मिले, इसके लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF। सो ये हुआ लॉस एंजलिस में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाज हेल्ड इन लॉस एंजलिस। इसकी बात करें तो ये जॉइंटली लॉन्च किया गया था यूएस और अदर पार्टनर कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन के द्वारा मई 23 2022 को। 23 मई 2022 को टोक्यो में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूएस एंड अदर पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। अभी ये कहाँ पर हुआ? 9 सितंबर 2022 को लॉस एंजलिस में हुआ। इसमें 14 मेंबर्स हैं एंड ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया। तो आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया मेंबर है कि नहीं है। ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के नाम ले रहे हैं हमारा, हमको क्यों नहीं लेंगे, है ना। तो वही जो इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज हैं उनमें है एंड इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। नाउ द फर्स्ट ITU2 लीडर्स वर्चुअल समिट। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, दोबारा से मैं शुरू करती हूँ। द फर्स्ट I2U2 इंडिया इजराइल UAE USA लीडर्स वर्चुअल समिट। सो ये कॉन्सेप्शलाइज किया गया था ड्यूरिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द 4 कंट्रीज, जो कि हुई 18 अक्टूबर 2021 को। द लीडर्स ऑफ अ न्यू क्वाड्रिलेटरल फोरम मेट वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार वर्चुअली मिले थे एंड पहली है, अगेन आई सेड कि पहली चीज़ को आपको याद रखना है, अच्छे से मगअप कर लेना है, क्योंकि जो भी पहली चीज़ होती है वो अपने आप में जीके भी बन जाती है, राइट, और हमेशा के लिए हो जाएगी। तो वर्चुअली हेल्ड हुई ये 14 जुलाई 2022 को। I2U2 का मतलब क्या है? I2 मतलब इंडिया इजराइल, U2 UAE USA। I2U2 seeks to empower the partners and encourages them to collaborate more closely, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ मोर स्टेबल रीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी उस रीजन में, ये इनका मेन एम है ना। अब्राहम एकॉर्ड्स की बात करें हम तो इजराइल और यूएई की बात करते हैं कि इजराइल और यूएई नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट था ये।
इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड इब्राहिम अकॉर्ड्स पीस एग्रीमेंट। इसको इनिशियली इट वाज इनिशियली एग्रीड टू इन अ जॉइंट स्टेटमेंट बाय यूएसए, इसराइल एंड यूएई। तो भाई ये यूएसए के मदद से इसराइल और यूएसए के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम इब्राहिम अकॉर्ड्स रखा गया था, और ये हुआ था अगस्त 13, 2020 को। एंड यूएई दस बिकेम द थर्ड अरब कंट्री। इसी के साथ यूएई तीसरी अरब कंट्री बन गया था आफ्टर द इजिप्ट एंड जॉर्डन टू अग्री टू फॉर्मली नॉर्मलाइज इट्स रिलेशनशिप विद इसराइल। तो भाई इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज रिलेशनशिप्स नहीं हैं अरब कंट्रीज़ के। सबसे पहले इजिप्ट 1979 में ही, बहुत पहले ही उन्होंने, दे वर वेरी प्रोग्रेसिव, 1979 में इनको फॉर्मलाइज किया। दूसरा जॉर्डन ने 1994 में फॉर्मलाइज किया। तीसरा जो है वो यूएई ने इसको फॉर्मलाइज किया 2020 में आफ्टर द इब्राहिम अकॉर्ड्स, जो कि बिकॉज ऑफ द मीडिएशन ऑफ यूएस से वो संपन्न हो पाया था। और ये तीसरी कंट्री बन जाती है जिसने इसको नॉर्मलाइज किया, और आई वुड से कि जो एग्री किया कि फॉर्मली इसको नॉर्मलाइज करेंगे अपने रिलेशनशिप को, एज वेल एज द फर्स्ट पर्शियन गल्फ कंट्री ऑल्सो। तो भाई पहली पर्शियन गल्फ कंट्री है, ये पर्शियन गल्फ रीजन में आती है, इसलिए पहली पर्शियन गल्फ कंट्री बन जाती है। और अगर अरब कंट्रीज के लिहाज से देखेंगे तो थर्ड अरब कंट्री बन जाती है। ठीक है, पर्शियन गल्फ की बात करेंगे तो फर्स्ट बन जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इब्राहिम अकॉर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज नहीं, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी की न्यूज़ है, 2020 में आई थी, लेकिन अभी भी फ्रेश न्यूज़ में ही काउंट हो रही है। सो इब्राहिम अकॉर्ड्स को आपको याद रखना है। और खासकर अब जो I2U2 समिट आ गया भाई, ये दोनों जो हैं यूएसए की वजह से ये आए थे एक साथ, और इंडिया भी इनके साथ हो लिया है। तो ये जो 4 कंट्रीज का ग्रुप बना है, इसकी वजह से दोबारा से न्यूज़ में आ जाता है। राइट, नेक्स्ट इज G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। जून 27 2022 को G7 कंट्रीज जो कि लीडर्स समिट में मिली थी इन जर्मनी, दे हैव ऑफिशियली लॉन्च द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में, और इट इज़ बीइंग सीन एज द ब्लॉक्स काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो भाई चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात हो रही है। PGII, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ग्रुप ऑफ 7 लीडर्स प्लेज टू रेज 600 बिलियन। तो भाई ये जो 7 लीडर्स हैं इन्होंने बोला है कि वे 600 बिलियन ये रेज करेंगे प्राइवेट और पब्लिक फंड्स में ओवर 5 ईयर्स टू फाइनेंस नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट कंट्रीज। प्रोजेक्ट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो था वो पहली बार अनाउंस हुआ था जून 2021 में G7 समिट के दौरान इन द यूके। बैक देन यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडन हैड कॉल्ड इट द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W फ्रेमवर्क। तो भाई इसी को इन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड भी बोला था। अगेन इम्पोर्टेंट, कीवर्ड्स को कभी नहीं मिस करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क जो है वो किसने टर्म दिया था, किसको दिया था? तो ये दिया था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, एंड ये दिया था इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को जो कि अनाउंस किया गया था 2021 में। राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द 14th ब्रिक्स समिट 2022। 14 ब्रिक्स समिट जो हुई थी वो 23 से 24 जून 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड इट कन्वीन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना। अगेन यू हैव टू रिमेंबर ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई थी, 14 2022 वाली चाइना में। एंड चाइना में हुई थी तो नेक्स्ट कहाँ होगी, साउथ अफ्रीका में, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव, सॉरी नॉट ऑल्टरनेटिवली, हर साल अकॉर्डिंग टू दिस क्रोनोलॉजी ये होती है। तो इससे पहले इंडिया में हुई थी, फिर चाइना में हुई, उसके बाद अब होगी साउथ अफ्रीका में। अच्छा, ब्रिक्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं क्या? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है कि व्हाट आर द चेंजेस व्हिच वर रजिस्टर्ड इन ब्रिक्स राइट नाउ? राइट, सो देखिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है। राइट, चाहूँ तो मैं अभी भी बता सकती हूँ। एक तो ये होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी सेशन हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर नहीं भी आपको पता है तो आप उस चीज़ को फाइंड आउट करोगे। जब फाइंड आउट करोगे तो दैट वुड बी लाइक पीस ब्रेकर फॉर यू, कि भाई आपको अब याद रहेगा टिल नेक्स्ट टाइम। राइट, उसको आप 4-5 बार ढूंढोगे, कुछ नई चीज़ मिलेगी तो आपको याद रहेगी। सो दिस इज़ द ओनली आइडिया व्हेन आई से कि भाई आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वो सिर्फ इसलिए कि आप मेंशन करेंगे तो शायद और लोग भी एनकरेज होंगे, मल्टीपल लोग एनकरेज होंगे, मल्टीपल लोग उसको ढूंढेंगे। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल यही है कि छोटी छोटी चीज़ें मिस ना हो। इसलिए जो भी मुझे लगता है कि आपको अपडेट करने की ज़रूरत है वो मैं इस माध्यम से पूछ लेती हूँ। सो चूँकि ये बुक मई में रिलीज़ की गई थी, तो
तब से अभी तक कुछ चेंजेस तो आए ही हैं, तो उन चेंजेस में से क्या हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ब्रिक्स में कुछ आई हैं चेंजेस, वो काइंडली मेंशन। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 13 ब्रिक्स समिट होस्ट किया था 2021 में 9 सितंबर को, एंड इट आल्सो होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन 2012 एंड 2016। Adopting the Beijing Declaration was based on making instruments of global governance more inclusive, representative and participatory. ठीक है, तो ये डिसीजन जो डिक्लेरेशन था, इट वाज ये किस पे बेस्ड था? मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बने, रिप्रेजेंटेटिव बने और पार्टिसिपेटरी बने। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बीजिंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज क्वाड समिट। क्वाड समिट 2022, ये इट वाज एस्टैब्लिश इन द वेक ऑफ 2004 इंडियन ओशन सुनामी। तो भाई इंडियन ओशन सुनामी के बाद में सोचा गया कि भाई इस तरह की कोई चीज़ स्टेब्लिश करनी चाहिए टू कोऑर्डिनेट द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। भाई जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं और जो डिजास्टर रिलीफ है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया जाए। तो क्वाड हैज़ since become a leading regional partnership dedicated to advancing a common vision of a free and open Indo-Pacific through practical cooperation on diverse 21st century challenges. समिट का जो वेन्यू था वो टोक्यो जापान था। इट वाज हेल्ड ऑन मई 24 2022। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस, यहाँ के जो लीडर्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्वाड में ये 4 लीडर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वाड का जो स्टेडफास्ट कमिटमेंट है टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन उसको थोड़ा सा रिन्यू किया जा सके। साथ ही साथ एडिशन की बात करें तो कौन सा एडिशन था? तो 4th एडिशन था। एंड हाइलाइट्स की बात करें तो क्वाड मेंबर्स डिस्कस्ड Quad's respective responses to the conflict in Ukraine and the ongoing humanitarian crisis. ठीक है, and they launched the Quad Climate Change Adaptation and Mitigation Package. So this was the highlights of the summit. आपको याद रखना है कि ये कहाँ हुआ है. So it was held in Tokyo, Japan. एंड ये चारों नेशंस भी आपको याद रखने कि कौन कौन से नेशन इसका पार्ट है, और ये 4th समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमने अपने समिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को वाइंड अप किया है। मैं इसीलिए ये पूरा मैंने कवर किया जिससे कि एक ही वीडियो में ये आपके लिए आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करने जाएंगे वो हम रिपोर्ट्स और इंडाइसेस को कवर करेंगे। एंड आई गेस इसमें 5 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें पेजेस हैं जो होंगे, तो कोशिश करूंगी कि इसको भी मैं एक साथ ही कवर करूं। यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बहुत ज़्यादा हर एक कंट्री के बारे में डीपली हमको नहीं पढ़ना है, ऐसा कि भाई इंडिया का न्यूज़ है तो इंडिया के बारे में देख रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं, कौन रिपोर्ट निकालता है, इंडिया की रैंक क्या है, और अगर कोई सक्सेसिव रैंक पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली आ रही है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है, राइट। तो यहाँ हम इसको कंक्लूड करते हैं अपने वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रिपोर्ट्स और इंडाइसेस के चैप्टर के साथ मैं आपको मिलती हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।